Hello students, welcome back to the channel. Today we will discuss page number 35 of गोविंद पारिक सर्स बुक. शुरुआत हम करेंगे विषवेगों की चिकित्सा से. इससे पिछले एपिसोड में हमने विषवेग के सभी लक्षण जो हैं वो हमने देखे थे और आज की वीडियो में हम देखेंगे उनकी चिकित्सा. अभी सबसे पहले देखो, आचार्य चरक ने कितने वेग बताए थे? आचार्य चरक ने 8 वेग बताए थे और आचार्य सुश्रुत ने कितने वेग बताए थे? 7 वेग बताए थे. तो इसी के अकॉर्डिंग चिकित्सा भी आचार्य चरक ने 8 वेग तक चिकित्सा बताई है और आचार्य सुश्रुत ने 7 वेग तक चिकित्सा बताई है. इसमें सबसे पहले हम आते हैं प्रथम वेग. आचार्य चरक ने प्रथम वेग के अंदर चिकित्सा बताया है दाह, कर्म और वमन. कि मान लो कोई विष एंटर हुआ है बॉडी के अंदर, स्थावर या जांगम, ठीक है ना. तो प्रथम वेग के अंदर किस चीज की विकृति हो रही थी? एज पर आचार्य चरक रस धातु की विकृति हो रही थी, है ना. तो इसका चिकित्सा भी क्या रहेगा? दाह, कर्म और वमन. दाह, कर्म और वमन. फिर आता है द्वितीय वेग. द्वितीय वेग में आचार्य चरक ने विरेचन कहा है, क्योंकि द्वितीय वेग में विष कहाँ जा रहा था? रक्त विकृति कर रहा था, ठीक है ना. तो रक्त दूषित रक्त है, रक्त और पित्त में समानता है, तो पित्त की चिकित्सा क्या है? विरेचन है ना. इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि द्वितीय वेग में विरेचन कराना है. तृतीय वेग में हम क्या कराएंगे? क्षार अगदपान. ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि क्षार अगदपान एज पर आचार्य चरक कौन से वेग में चिकित्सा करते हैं या कौन से वेग की चिकित्सा में वर्णित है. तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्षार अगदपान तृतीय में जाएगा, ठीक है ना. क्योंकि देखो तृतीय वेग में मांस धातु की विकृति हो रही थी और मांस धातु के लिए क्या औषध है? क्षार का प्रयोग करके, ठीक है, वेस्ट मांस को या फिर जो दूषित मांस है उसको हटा देते हैं. इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो. चतुर्थ वेग में क्या चिकित्सा बताई आचार्य चरक ने? गोमय रस, कपित्त, मधु प्रयोग. अभी चतुर्थ वेग के अंदर आचार्य चरक ने क्या कहा था? सर्वदोष प्रकोप कहा था. क्या कहा था? सर्वदोष प्रकोप कहा था. तो ऐसे में चिकित्सा क्या हुई? गोमय रस और कपित्त, मधु प्रयोग, ठीक है ना. पंचम वेग में आचार्य चरक ने क्या कहा है? काकांड व शीरीष प्रयोग. शीरीष को विषग्न भी बोला है ना. तो काकांड और शीरीष प्रयोग पंचम वेग में. षष्टम वेग. षष्टम वेग में क्या हुआ? संज्ञा स्थापक औषधियों का प्रयोग करना है, ठीक है. षष्टम वेग में लक्षण क्या था? षष्ठे हिक्का, है ना. हिक्का की उत्पत्ति कौन से वेग में थी? षष्टम वेग में थी. तो षष्टम वेग में चिकित्सा क्या है? संज्ञा स्थापक औषधियां. ये भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में. ये भी क्वेश्चन आता है कि संज्ञा स्थापक औषध आचार्य चरक ने कौन सी वेग की चिकित्सा में वर्णित की है. तो आपको याद होना चाहिए छठे वेग के अंदर, ठीक है. क्षार अगदपान कौन से में है? तृतीय वेग में है. संज्ञा स्थापक औषध किस में है? षष्टम वेग में है. सातवें वेग में क्या हो रहा था? स्कंद भंग हो गया था, है ना. तो ऐसे में क्या है? अब आठवें में तो मृत्यु ही होनी है, ठीक है. तो लास्ट चांस आपके पास क्या है? लगभग सप्तम वाला है. तो इसमें हम क्या करेंगे? जहर ही जहर को काटता है. इस तरीके से आप याद करो कि सातवें वेग में जहर ही जहर को काटता है, ठीक है. स्थावर में जांगम विष जैसे कि सर्पदष्ट हो गया और काकपद चीरा, ये हम लगाएंगे. उसके बाद हम आते हैं आठवें वेग में, जिसमें आचार्य चरक ने लक्षण क्या बताया था? मृत्यु हो जाना, है ना. उसके अंदर आचार्य चरक ने क्या बोला? पलाश बीज चूर्ण व मोर पित्त का प्रयोग. पलाश बीज का चूर्ण व मोर पित्त का प्रयोग. ये किसमें बोला है? अष्टम वेग में. अब हम आचार्य सुश्रुत का देखते हैं. आचार्य सुश्रुत ने प्रथम वेग के अंदर क्या कहा? वमन, मधु व घृत से अगदपान. उन्होंने अगदपान फर्स्ट वाले में ही बोल दिया. लक्षण क्या थे आचार्य सुश्रुत के? प्रथम वेग में जीवा श्रावण की हो जाती है, श्वास की उत्पत्ति होती है ना. तो उसके लिए जो चिकित्सा है वो भी आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला कि वमन कराओ, मधु व घृत. मधु और घृत अगर समान मात्रा में देते हैं तो क्या विष बन जाता है ना. इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि मधु और घृत से अगदपान कराना है. उसके बाद हम आते हैं द्वितीय वेग में. द्वितीय वेग में आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा? वमन व विरेचन दोनों कराना है. आचार्य चरक ने
विरेचन बोला था सिर्फ द्वितीय वेग में, आचार्य सुश्रुत ने वमन और विरेचन दोनों ही कह दिया। तृतीय वेग में क्या कराना है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, अगधपान, नस्य और अंजन। ये क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि नस्य अंजन आचार्य सुश्रुत ने कौन से वेग की चिकित्सा में वर्णन किया है, या फिर खाली अगधपान का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि तीसरे में, ठीक है, तीसरी आंख सिर्फ महादेव की है ना, मनुष्य की नहीं है, लेकिन तीसरी आंख में अंजन करना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि अंजन आ गया तो नस्य साथ में है, अंजन नस्य तीसरे वेग में है। इसके बाद चतुर्थ वेग में क्या चिकित्सा बताई आचार्य सुश्रुत ने, स्नेह मिश्रित अगधपान। देखो मधुघृत मिश्रित अगधपान फर्स्ट वेग में, केवल अगधपान तृतीय वेग में, और स्नेह मिश्रित अगधपान किसमें है, चतुर्थ वेग में है, ठीक है ना। चतुर्थ वेग में आचार्य सुश्रुत ने लक्षण क्या बताया था, हिक्का, आमाशय व पक्वाशय में पीड़ा, है ना। आचार्य चरक ने तो षष्टम में हिक्का बताई थी, आचार्य सुश्रुत ने फोर्थ में हिक्का बताई थी, और आमाशय और पक्वाशय में पीड़ा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, स्नेह मिश्रित अगधपान कराना है। अब हम आते हैं पंचम वेग में। आचार्य सुश्रुत ने पंचम वेग की चिकित्सा क्या लिखी है, यष्टि मधु क्वाथ और अगध का प्रयोग, यष्टि मधु क्वाथ और अगध का प्रयोग। षष्टम वेग में अवपीड़नस्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अतिसार की चिकित्सा। अब तीव्र अतिसार षष्टम वेग का लक्षण एज पर आचार्य सुश्रुत, है ना। तो ऐसे में क्या कराना है, अतिसार की चिकित्सा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, है ना। दूसरा क्या लक्षण बताया था, बुद्धि व प्राणों का नाश होने लगता है षष्टम वेग में। तो जब भी प्राण या बुद्धि का नाश होने लग रहा है तो हम क्या कर देंगे, अवपीड़नस्य दे देंगे, ठीक है, जिससे उसको संज्ञा वापस आ जाए उसकी, है ना। तो अवपीड़नस्य और अतिसार की चिकित्सा किसमें है, षष्टम वेग में है। फिर आते हैं सप्तम वेग की चिकित्सा में काकपद चीरा बताया है, यही सेम आचार्य चरक ने भी बोला है, ठीक है ना। आठवां वेग आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना। तो ये हो गई विष वेग की चिकित्सा एज पर आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं, हमें क्या क्या याद रखना है, ठीक है। एक तो शारगद आचार्य चरक के अकॉर्डिंग तृतीय वेग में है, ठीक है ना। संज्ञा स्थापक औषध आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, पलाश बीज, स्थावर व जांगन का प्रयोग, फिर उसके बाद मधु व घृत से अगधपान, वमन विरेचन, नस्य अंजन, ठीक है, अवपीड़नस्य और अतिसार की चिकित्सा, काकपद चीरा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद होने हैं, बाकी तो ये पूरी टेबल ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये टिप्सों पे लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। इसे नेक्स्ट हम चलते हैं गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या। हमने आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग मासानुमासिक वृद्धि पढ़ी है, आज हम गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, हमें ये जो मासानुमासिक परिचर्या है स्टोरी की फॉर्म में हमें याद रखना है, ठीक है ना। पहले हम चरक का देखेंगे, फिर हम सुश्रुत का देखेंगे, ठीक है। कैसे याद रखना है, हमें स्टोरी की फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। अब देखो, हम शुरुआत करते हैं प्रथम से। अब गर्भिणी है, प्रथम मास में है, तो उसको ठंडा दूध पीना है। क्या पीना है, ठंडा दूध पीना है। फिर द्वितीय मास में उसमें मीठे गण मिला के पीना है, ठीक है ना। तो मधुर गण से सिद्ध क्षीर दूध ही पीना है, लेकिन मधुर गण से सिद्ध करके। तृतीय मास में दूध, मधु, घृत, घी वाले दूध में मधु मिला के पीना है। पहले में ठंडा दूध पिएंगे, दूसरे में मधुर गण से सिद्ध क्षीर यानी कि दूध का पान करेंगे, तीसरे में घी वाले दूध के अंदर मधु मिला के पिएंगे, फिर चौथे में दूध में मक्खन मिला के पिएंगे, ठीक है ना। अभी घी वाले दूध में मधु मिलाकर तीसरे में था, दूध में मक्खन मिलाकर किस में है, चौथे में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नवनीत का प्रयोग आचार्य चरक ने कौन से मास में बताया है, आपको याद होना चाहिए, चतुर्थ में, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने भी नवनीत का प्रयोग चतुर्थ में बोला है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखना है इसमें। तो पहले मास में ठंडा दूध, दूसरे मास में मधुरगण वाला दूध, तीसरे मास में घी वाले दूध में मधु मिलाकर, चौथे मास में दूध में मक्खन मिलाना है, ठीक है। पांचवें मास में क्या है, सिर्फ घी वाला दूध, इसमें कोई मधु या मधुरगण या कुछ नहीं मिलाना, सिर्फ केवल घी वाला दूध। छठे में क्या है, मधुरगण भी आ गया, दूध में घृत भी आ गया, ठीक है ना। द्वितीय में सिर्फ
मधुर गण से सिद्ध दूध था, लेकिन छठे में क्या आ गया, मधुर गण से सिद्ध दूध में घी भी मिला लेना है, स्ट्रोंग बनना है ना अब छठे मास में, ठीक है ना। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा उसके अंदर स्ट्रोंग चीजें ऐड होती जाएंगी, ठीक है। सप्तम मास में क्या है, मधुर गण से सिद्ध दूध में घृत मिलाकर पीना है, छठे और सातवें का सेम रहेगा। आठवें में क्या है, यवागु, यवागु ऐड हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी यूपीएससी का एग्जाम भी हुआ था उसके अंदर भी ये आया था, ठीक है ना। काफी बार आ चुका है कि यवागु का प्रयोग एज पर आचार्य चरक भी पूछ लेते हैं और एज पर आचार्य सुश्रुत भी पूछ लेते हैं। तो आचार्य चरक ने कौन से मास में यवागु का प्रयोग बताया है, अष्टम मास में, ठीक है ना। फिर दूध और घी, ठीक है ना, यवागु का पान और घी वाले दूध का पान करना है, किसमें, अष्टम मास में। नवम में अनुवासन बस्ती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि आचार्य चरक ने अनुवासन बस्ती कौन से मास में बताई है, ठीक है। अभी जब सुश्रुत पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये आचार्य चरक का या आचार्य सुश्रुत का क्यों पूछते हैं, ठीक है ना। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, हमारी स्टोरी क्या रही, पहले हम ठंडा दूध पियेंगे, फिर मधुर घंट से सिद्ध दूध पियेंगे, फिर घी वाले दूध में मधु मिलाकर पियेंगे, फिर दूध में मक्खन डालकर पियेंगे, पांचवें में सिर्फ घी वाला दूध, छठे में मधुर गण से सिद्ध दूध के अंदर घी मिलाकर पियेंगे, सातवें में और छठे वाला ही सेम रहेगा, आठवें में यवागु का पान और घी और दूध का पान, नवम में अनुवासन बस्ती, इसमें दूध नहीं आया, इसमें सीधा बस्ती आ गई, ठीक है ना। ये हो गया एज पर आचार्य चरक। अब हम चलते हैं एज पर आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने पहले 3 मास में सेम बोला है, क्या, कि पहले 3 मास तक यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ में क्या करना है, मधुर, शीत और द्रव आहार देना है, कि मीठा हो, ठंडा हो और लिक्विड पार्ट ज़्यादा हो, ऐसा हमें आहार देना है पहले 3 मास में। फिर चौथे मास में नवनीत का प्रयोग कराना है, ठीक है। आचार्य चरक ने भी दूध और मक्खन बोला था ना, आचार्य सुश्रुत ने भी क्या बोला है, नवनीत से युक्त आहार देना है हमें ना, जांगल मास युक्त आहार देना है, नवनीत हो गया और जांगल मास हो गया। पांचवें में आचार्य सुश्रुत ने सेम बोला है आचार्य चरक जैसा, घी वाला दूध। छठे में देखो, शवदंष्टा सिद्ध यवागु, आचार्य चरक ने यवागु कब बोली, आठवें में, आचार्य सुश्रुत ने यवागु कब बोली, छठे में, ठीक है ना। फिर उसके बाद सातवें मास में पृथक पर्णी से सिद्ध घृत का प्रयोग, पृथक पर्णी से सिद्ध घृत का प्रयोग किसमें है, सातवें में है। अष्टम मास में बद्रोदक क्वाद से आस्थापन बस्ती, फिर मधुर गण व दूध से अनुवासन बस्ती, इन्होंने 8वें मास में ही बस्ती बता दी है, ठीक है ना। बद्रोदक क्वाद से आस्थापन हो गई और मधुर गण व दूध से अनुवासन बस्ती हो गई। ये है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यवागु का पान आचार्य सुश्रुत ने छठे मास में कर दिया है, जबकि आचार्य चरक ने अष्टम मास में किया था। आचार्य चरक ने केवल अनुवासन बस्ती का वर्णन किया है, वो भी 9वें मास में, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 8वें मास में कर दिया है, स्थापन अनुवासन दोनों का वर्णन। नवनीत का प्रयोग दोनों आचार्यों ने सेम मंथ में बनाया है, लेकिन आचार्य चरक ने दूध में मक्खन बोला है और आचार्य सुश्रुत ने बोला कि मक्खन से युक्त आहार आपको देना है, प्लस में जांगल मास भी देना है, ठीक है ना। ये चीजें हैं गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या एज पर आचार्य चरक और सुश्रुत। फिर इसके बाद स्त्रोतस मूल, ये थोड़ा डिटेल का टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आचार्य चरक ने कितने स्त्रोतस बोले हैं, 13 बोले हैं, और आचार्य सुश्रुत ने 11 पेयर्स बोले हैं। आचार्य सुश्रुत ने कितने बोले हैं, 11 जोड़े बोले हैं, ठीक है ना। तो ये हम बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने क्या देखा, विश्ववेग की चिकित्सा, जितने 8 वेग एज पर आचार्य चरक और 7 वेग की चिकित्सा एज पर आचार्य सुश्रुत। फिर हमने देखा गर्भिणी की मासानुमासिक परिचर्या, जो कि हमने थोड़ा स्टोरी फॉर्म में याद किया है, ठीक है। और जो पिछले वीडियोस हैं आप उनको जाके रिवाइज कीजिए, डेली रिवीजन के लिए टाइम ज़रूर निकालो, 10 मिनट 20 मिनट, लेकिन डेली रिवाइज ज़रूर करो इनको ना, क्योंकि गोविंद पारिक सर की ये वाली जो बुक है इसमें पहले जो 80 पेज हैं
इनमें से 25 के अराउंड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। तो ये 80 पेज जो है आपको टिप्सों पे लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब डेली के 5 पेज का आप टारगेट बना के चलो कि हाँ 5 पेज हम पहले पढ़ चुके हैं, अब जो है हमें रिवीजन करनी है डेली, ठीक है। तो लेकिन टारगेट सेट करके आप ज़रूर याद करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।